हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज ईशांश अवस्थी। और यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, जो कि हमारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का 4th चैप्टर है। अभी तक हमने वर्ल्ड पॉलिटिक्स हम समझने लगे हैं। फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर में हमने वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बारे में जाना, उनकी एक्सेस पावर, एलाइड पावर के बारे में जाना। इसके बाद हमने जाना कि वर्ल्ड बाइपोलर हो गया था, यूएसएसआर और यूएसए जो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज बन गई थी। उसके बाद आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन इन 1991 यूएस डोमिनेंस आ गई थी, यूएस हेजिमनी आ गई थी। अब हम देखते हैं यूएस की हेजिमनी के हमने कंस्ट्रेंट्स भी देखे थे उस चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में, लास्ट चैप्टर था जो हमारा। अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि उस हेजिमनी को कौन सी वर्ल्ड पावर कंट्रोल कर सकती है या अपनी पावर जमा सकती है वर्ल्ड में। तो वही हम अल्टरनेटिव सेंटर्स की बात करेंगे जो कि यूएस के अलावा भी पावरफुल हैं और वो यूएसए की हेजिमनी को खत्म करने की ताकत रखते हैं। सो लेट्स बिगिन विद आवर इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग 1990s अमेरिका वॉज डोमिनेट टू द वर्ल्ड। अब हम सबको पता है कि 1990s के बाद से हम सब ने देखा यूएस ने किस तरह से अपनी डोमिनेंस दिखाई, चाहे वो अरब कंट्रीज में जाकर हमला करवा देना हो, चाहे वो अपनी ऑपरेशन इराकी फ्रीडम हो, चाहे वो कोई भी ऑपरेशन हो, यूएस ने हमेशा अपनी डोमिनेंस प्रूव करी है पूरे वर्ल्ड को। इसके बाद it became clear that alternative center of political and economic power could limit America's dominance। तो ये क्लियर हो गया कि कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव सेंटर बनना चाहिए जो अमेरिका की हेजिमनी को कंट्रोल कर सके, उसे रोक सके या फिर खुद न्यू पावर एज अ न्यू पावर इमर्ज हो सके। और वो क्या होना चाहिए, वो पॉलिटिकली स्टेबल होना चाहिए और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि अमेरिका ने अपनी आइडियोलॉजी भी स्प्रेड कर रखी थी, उससे भी वो पावरफुल था, अपनी पॉलिटिकल डोमिनेंस भी शो करी थी, प्रूव करी थी, और इकोनॉमिकली भी वो बहुत पावरफुल था। इसके बाद यूरोपियन यूनियन इन यूरोप एंड एशियन इन एशिया इमर्ज एज पावरफुल सेंटर्स। अब यूरोपियन यूनियन जो था वो यूरोपियन कंट्रीज जितनी भी थी उन्होंने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके बारे में अभी हम चैप्टर में फर्दर बात करेंगे। तो ये एज अ न्यू पावर इमर्ज हुई थी। और दूसरी कौन सी हुई थी एशिया में? एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसकी हम फर्दर चैप्टर में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इसके बाद द इकोनॉमिक राइज ऑफ चाइना हैज मेड ड्रामेटिक इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब चाइना ने भी दूसरी तरफ अपनी इकोनॉमिक राइज से उसकी जीडीपी हाईएस्ट ग्रोइंग जीडीपी बन गई थी एक टाइम पर। उसने भी अपनी इकोनॉमिक पावर प्रूव करी पूरे वर्ल्ड को, और वो भी एक ऑल्टरनेटिव सेक्टर कहीं ना कहीं माना जाने लगा अमेरिका की हेजिमनी को कंट्रोल करने के लिए। और ऐसा माना जाता है कि हेजिमनी 50 साल से ज्यादा कभी नहीं चलती है। तो यूएसए की हेजिमनी तो 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं। अब 20 साल के अंदर कोई नई पावर इमर्ज होगी। और ये भी बोला जाता है कि वर्ल्ड वॉर जो थर्ड होगा वो वाटर की वजह से होगा। क्यों? क्योंकि वाटर की इतनी शॉर्टेज हो रही है। कहीं ना कहीं हमें ये सब चीजों से पता चलता है कि हेजिमनी परमानेंट नहीं होती है। और मेरा भी ऐसा मानना है कि द ओनली थिंग दैट इज परमानेंट इज चेंज। चलिए चैप्टर में आते हैं। अब हमारा पहला टॉपिक है यूरोपियन यूनियन। लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक। अब हम देखते हैं यूरोपियन यूनियन का पर्पस क्या था, ये क्यों फॉर्म हुआ था और ये क्या क्या इसने रोल प्ले किया वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। सबसे पहले टू प्रमोट पीस एंड वेलबींग ऑफ इट्स सिटीजन, ऑफर फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड जस्टिस विदाउट इंटरनल बॉर्डर्स। अब यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर एक संगठन बनाया, तो वो किस लिए बनाया होगा आप अपने माइंडसेट से सोचिए। इसलिए ना ताकि उनके बीच में आपसी तनाव ना रहे, आपसी रंजिश ना रहे उन्हीं कंट्रीज के बीच में, अपने ही यूरोपियन कंट्रीज के बीच में। पीस मेंटेन करने के लिए, एक हार्मनी मेंटेन करने के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम उन्होंने यूरोपियन यूनियन रख दिया। अब इसके बाद foundation was laid for a common foreign and security policy, also the creation of single currency। अब जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने मिलकर एक जगह बैठकर उन्होंने ये डिसाइड करा कि हम सब सिंगल करेंसी यूज करेंगे। अब हर कंट्री की अगर अलग अलग करेंसी होगी तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। इसलिए उसको इजी बनाने के लिए सारी यूरोपियन कंट्रीज ने एक ही करेंसी को अडॉप्ट कर लिया जो कि थी यूरो। और इसके बाद उन्होंने क्या किया,
कॉमन फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी लागू करवा दी। मतलब फॉरेन में जो वो ट्रेड करेंगे सारी कंट्रीज, वो उनका एक ही ट्रेड माना जाएगा, और उसी तरह से सिक्योरिटी पॉलिसी, अगर एक कंट्री के ऊपर अटैक होगा तो माना जाएगा कि सब कंट्रीज के ऊपर हुआ है, तो इससे वो लोग सफिशिएंट रहेंगे और कोप अप कर पाएंगे अगर कोई लॉसेस होते हैं फर्दर इन अ वॉर सिचुएशन। इसके बाद देखते हैं, इट वॉज डेवलप्ड एज एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये इनिशियली एज एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई थी, दो बाद में इसने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनने का भी रोल इसने दिखाया था आगे फर्दर, बट इनिशियली इट वॉज सेटअप एज इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद टू कोप अप विद द लॉसेस ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, ये एक मेजर रीजन था ये संगठन बनाने का कि जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में यूरोपियन कंट्रीज को बहुत ज्यादा लॉस बियर करना पड़ा था, जिसकी वजह से इनको एक ग्रुप बनाना पड़ा ताकि वो इजिली कोप अप कर पाए जो भी लॉस हुए हैं, और वो लॉस कैसे रिकवर किए इन्होंने वो हम लोग अभी देखते हैं। तो हमने देख लिया यूरोपियन यूनियन फॉर्म हुई थी, पर ये क्यों फॉर्म हुई थी उसकी हिस्ट्री जानते हैं। सो इन 1945 यूरोपियन स्टेट्स कन्फ्रंटेड ruin ऑफ देयर इकोनॉमी। अब यूरोपियन स्टेट्स ने बताया कि उनकी इकोनॉमी तबाह हो चुकी है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के चलते। सो जिसकी वजह से क्या हुआ, अमेरिका एक्सटेंडेड मैसिव फाइनेंशियल एड फॉर रिवाइविंग यूरोप्स इकोनॉमी अंडर मार्शल प्लान। अब अमेरिका ने मार्शल प्लान लाया यूरोपियन इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। अब आप ये बताइए कि वर्ल्ड अफेयर में हर कोई अपना भला चाहेगा, कोई किसी की हेल्प क्यों करेगा? भाई अमेरिका यूरोप की हेल्प क्यों करेगा उसकी इकोनॉमी बढ़ाने में? अमेरिका ने इसलिए किया क्योंकि हम सब ने देखा कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद क्या आ गया था, कोल्ड वॉर एरा आ गया था, जिसकी वजह से अमेरिका को भी हेल्प चाहिए होगी, अमेरिका को अपनी एलाइज बनानी होगी, तो जिसकी वजह से अमेरिका ने अंडर मार्शल प्लान इसको इकोनॉमी में हेल्प किया, इसकी इकोनॉमी रिवाइव करने में। और इस मार्शल प्लान से यूएस को भी बहुत फायदा हुआ। फायदा कैसे? अब जो यूरोपियन यूनियन है वो जो भी सामान लेगी मार्शल प्लान के अकॉर्डिंग वो कहाँ से लेगी? अमेरिका से लेगी, जिससे अमेरिका की भी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। सो अमेरिका ने हमेशा ही अपना प्रॉफिट निकालने का एक ना एक तरीका ढूंढ रखा होता है। सो हमें ये जानने को मिला। इसके बाद देखते हैं, अंडर मार्शल प्लान द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948। अब ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत जितनी भी कंट्रीज थी यूरोप की, जो जिसमें से 2 परमानेंट मेंबर भी हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, ब्रिटेन और फ्रांस। तो ब्रिटेन इस साल हट रहा है, वो ट्रांजिशन पीरियड में चल रहा है 2021 तक, मतलब 2021 तक वो हट जाएगा, इसका मेंबर नहीं रहेगा यूरोपियन यूनियन का। बट हमने देखा कि यूरोपियन यूनियन की कितनी स्ट्रांग हो चुकी है, इसके 2 परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, इसके बाद सेवरल नॉन परमानेंट मेंबर्स भी हैं। तो हमने ये देखा कि किस तरह से ये कोऑपरेशन में हेल्प करता है अमंग द कंट्रीज ऑफ यूरोप। अब इसके बाद देखते हैं, कोलैप्स ऑफ सोवियत ब्लॉक पुट यूरोप ऑन अ फास्ट ट्रैक एंड रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन इन 1992। अब कोलैप्स हो गया था, डिसइंटीग्रेशन हो गया था 1991 में सोवियत यूनियन का, जिसकी वजह से एक मेजर रीजन हमें मिलता है कि यूरोपियन यूनियन एस्टैब्लिश हुआ, यूरोपियन यूनियन को स्ट्रेंथ मिली वहां से। सो हमने हिस्ट्री जानी है। हम हमारा लास्ट सब टॉपिक देखते हैं यूरोपियन यूनियन का, जो कि है पावर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। मतलब हमने ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर में सबसे पहले यूरोपियन यूनियन का नाम लिया है। सो जाहिर सी बात है इसके अंदर कुछ तो बात होगी, जो ये अमेरिका की इतनी फुल फ्लेज्ड जो पावर है, हेजिमनी है, उसको खत्म करने के लिए इसका नाम आता है। तो चलिए जानते हैं powers of European Union. So European Union has economic, military, political and diplomatic influence. जो यूरोपियन यूनियन है इसके पास ये सारे इन्फ्लुएंस हैं, जो कि है मिलिट्री इन्फ्लुएंस, मिलिट्री डोमिनेंस, या फिर हम कह सकते हैं पॉलिटिकल डोमिनेंस, या फिर डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। क्यों? क्योंकि यूरोप से लगकर ही एशिया है, तो इसका जो इन्फ्लुएंस है वो एशियंस पर भी है, और एशिया लार्जेस्ट कंट्री है, तो जाहिर सी बात है वर्ल्ड पे इसकी इन्फ्लुएंस जरूर होगी। इसके बाद 2 परमानेंट मेंबर्स, ब्रिटेन एंड फ्रांस, सेवरल नॉन परमानेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब इसके 2 परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, कौन कौन से? ब्रिटेन एंड फ्रांस, और सेवरल नॉन परमानेंट मेंबर्स भी हैं। इसके बाद
और जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसको वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है वर्ल्ड की। सो इसमें 2 परमानेंट मेंबर होना इज अ बिग थिंग। बट ब्रिटेन जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट था, अब वो ट्रांजिशन पीरियड में चल रहा है, मतलब वो उसने वोटिंग कराई थी और अगर वोटिंग के रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं तो फिर वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं रहेगा, फिर वो अलग हो जाएगा। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स था, आपको ये बुकिश में नहीं दिया हुआ है, ये अभी मैं करंट का सिनेरियो आपको बता रहा हूँ। तो इसके बाद देखते हैं, दिस हैज इनेबल्ड यूरोपियन यूनियन टू इन्फ्लुएंस सम यूएस पॉलिसीज। अब इससे इतनी पावर है इसके पास, तो इसके पास ये भी पावर है कि जो अमेरिका है, जो हेजेमोनिक पावर है वर्ल्ड की, उसकी भी कुछ पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकती है, जैसे कि इसने किया भी हुआ है ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम में, इसने अपने इन्फ्लुएंस दिखाई थी। इसके बाद मिलिट्री ऑफ यूरोपियन यूनियन इज सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अब जो मिलिट्री है वो यूरोपियन यूनियन की कंबाइंड जितनी भी यूरोप की कंट्रीज हैं, सो उसकी मिलिट्री पावर सेकेंड लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। इसके बाद यूरोपियन यूनियन इज द बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड विद जीडीपी ऑफ मोर देन 12 ट्रिलियन इन 2005। अब 2005 में देखा गया था कि इसकी यूरोपियन यूनियन की जो जीडीपी थी वो 12 ट्रिलियन से भी ज्यादा थी, जो कि यूएस से भी ज्यादा है। सो अब जो हेजेमोनिक पावर में कंट्री है उससे भी ज्यादा इकोनॉमी होना, तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसकी हेजेमोनी खत्म कर सकता है अमेरिका की। और इट्स करेंसी यूरो कुड पोज थ्रेट टू यूएस डॉलर, वही लिखा हुआ है कि ये थ्रेट है, एक थ्रेट की तरह काम करता है यूएस डॉलर की, क्योंकि डॉलर से ज्यादा बड़ी करेंसी है यूरो। तो इसी के साथ हमने इसकी पावर्स भी जान ली है और हमने अपना ये टॉपिक खत्म कर लिया है यूरोपियन यूनियन का। अब हमारा थर्ड टॉपिक देखते हैं जो कि है एशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। लेट्स सी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एशियान। एशियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। सो मेजर ऑब्जेक्टिव वाज टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड थ्रू सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। अब ऐसा माना जाता है कि जब सब लोग साथ में होते हैं, जब यूनिटी होती है, तो जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत ज्यादा अच्छे से होता है और एफिशिएंट होता है। हमने सुना है स्लोगन भी, सबका साथ सबका विकास। तो ये स्लोगन किस लिए बनाया होगा? ताकि कल्चरल अगर हार्मनी होगी कंट्री में, पीस होगा कोई स्पेसिफिक कंट्री में, सो वो बहुत जल्दी ग्रो करेगी। इसीलिए एशियान का भी यही पर्सपेक्टिव था, यही एम था। इसके अलावा to promote regional peace and stability based on rule of law and principles of UN Charter। अब जो भी UN Charter के principles थे और stability rule of law, law के according मतलब लॉ के अनुसार जितनी भी चीजें पॉसिबल है ग्रो करने के लिए वो सब कर सकते थे एशियान की कंट्री मिलके। और जब वो मिलके आपस में फ्री ट्रेड करेंगे और जब कल्चरल अपना हार्मनी रखेंगे, पीस रखेंगे, सो वो ग्रो कर सकते हैं और वो अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं, उसकी हेजिमनी को खत्म कर सकते हैं। सो ये इसके मेजर ऑब्जेक्टिव थे। तो अब जानते हैं हिस्ट्री क्या थी एशियान की। एशियान वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1967। ये 1967 में एस्टैब्लिश हुआ था और इसका मेजर जो कंट्रीज थी 5, वो कौन कौन सी थी? वो थी इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड एंड सिंगापुर। ये 5 फाउंडिंग कंट्रीज थी जिन्होंने एशियान को स्टार्ट किया था या एस्टैब्लिश किया था। सो एशियन कंट्री हैव सेलिब्रेटेड व्हाट हैज बिकम नोन एज एशियन वे। और इन्होंने इसलिए भी एस्टैब्लिश किया था कि अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखें तो जितनी भी कंट्रीज है वो फॉर्मल रिलेशनशिप में है, मतलब उनकी कोई भी मीटिंग्स होती है तो वो फॉर्मल मीटिंग्स होती है, वो आपस में एक कनेक्टिविटी नहीं होती और इनफॉर्मल नहीं होता है। सो इनका ये मानना था कि अगर एशिया की कंट्रीज हैं जितनी भी, वो इसकी मेंबर होंगी तो वो आपस में इनफॉर्मल मीट भी करेंगे, जिससे कि वो और ज्यादा कोऑपरेटिव होंगे और पीसफुल हो जाएंगे और वो एक दूसरे के दुख दर्द में ज्यादा अच्छे से साथ दे पाएंगे। इसलिए इन्होंने ये एशियान को स्टार्ट किया था। मूविंग टू हेड लास्ट टॉपिक, दैट इज पावर्स ऑफ एशियान, मतलब एशियान की क्या क्या सिग्निफिकेंस है पावर का, चलिए जानते हैं। So it consists of 3 pillars, namely Asian Security Community, Asian Economic Community and Asian Socio-Cultural Community। अब एशियन ने अपनी जो भी पावर्स हैं वो 3 हिस्सों में बांट रखी है। पहला है एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, दूसरा है एशियन इकोनॉमिक एंड तीसरा है सोशल कल्चरल कम्युनिटी। अब ये 3 कम्युनिटी में बांटने से हमें ये प्रॉफिट होता है कि जो जीडीपी है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट रेंज से बढ़ रही है हमारी एशियान में।
इसके बाद इकोनॉमी इज ग्रोइंग मच फास्टर देन यूएस, ईयू एंड जापान। मतलब जो इकोनॉमी है वो बहुत तेजी से, जैसा मैंने बताया कि ये यूरोपियन यूनियन और यूएस जैसी कंट्रीज से भी तेज बढ़ रही है इसकी इकोनॉमी और जीडीपी, क्योंकि इसने पावर्स को बहुत अच्छे से डिवाइड कर रखा है। इसके बाद विजन 2020 हैज डिफाइंड एन आउटवर्ड लुकिंग रोल फॉर एशियन एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी। अब विजन 2020 मतलब 2020 जो कि चल रहा है, जो ईयर चल रहा है, उसके अनुसार जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें जो इंटरनेशनल ट्रेड होगा उसमें एशियन की बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होने वाली थी, बट ड्यू टू कोविड-19 ये पॉसिबल नहीं हो पाया, बट अदरवाइज इट वुड बी अ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर एशियन इन 2020। इसके बाद लास्ट देखते हैं ARF, एशियन रीजनल फोरम। ये 1994 में बनाया गया था ताकि इसका ट्रेड और ज्यादा डेवलप हो सके और ज्यादा ये ग्लोबल हो सके, ग्लोबलाइज बन जाए ये जो एशियन है। सो गाइज, इसी के साथ हमने आज के टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं और फर्दर टॉपिक्स जो हैं वो हम हमारे पार्ट बी में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और जब ये चैप्टर एंड होगा तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा जो कि बोर्ड्स में मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।